नमस्कार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में मैं पुष्पेंद्र कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ज्ञानवापी परिसर के दीवारों, स्तंभों और अवशेषों में पहले से ही दिख रहे प्रतीक चिन्ह सल्तनत काल में हुए सांस्कृतिक अतिक्रमण के प्रमाण ही हैं। लेकिन अब जबकि अदालत के निर्देश पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर रही टीम को नंदी की प्रतिमा के ठीक सामने प्रथम दृष्टया जो शिवलिंग मिला है, उसे देखकर मैं हैरान हूं कि आखिर कोई समुदाय कैसे किसी अन्य समुदाय की आस्था के प्रतीक और प्रतिमाओं का इतना विभत्स अनादर कर सकता है। माना कि व्यक्तिगत स्तर पर कोई झूठ गढ़ना या सच को छिपाना संभव है, लेकिन दिख रहे प्रत्यक्ष सांस्कृतिक और स्थापत्य के साक्ष्यों को जब सामुदायिक स्तर पर हजारों लाखों लोगों द्वारा अस्वीकार करने को लेकर एकजुटता और सहमति हो, तो क्या यह विशेषाधिकारी कट्टरता यानी एक्सक्लूसिव फंडामेंटलिज्म नहीं है? मेरा अगला सवाल यह है कि अकादमिक स्तर पर इतिहास के ऐसे सच और स्थापत्य को अपने एजेंडे और परियोजना के तहत इतिहासकारों द्वारा छिपाया जाना, उनको ना बताया जाना, क्या सांस्कृतिक, सामाजिक और संवैधानिक अपराध नहीं है? ज्ञानवापी जैसे हमारे इतिहास के हजारों दुर्भाग्य और उपेक्षाओं का वर्तमान तथाकथित इतिहासकारों और सेकुलरिज्म के सियासी कबाड़ियों के गठजोड़ की देन है। क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत के इतिहास के पाठ्यक्रमों में पूर्वोत्तर भारत के अहोम जैसे अन्य शासकों का उल्लेख ही नहीं है? तो क्यों? क्या इसलिए कि अहोम राजाओं ने मुगल सेनाओं को पराजित किया था? इतिहासकार अकबर की तुलना में औरंगजेब के दरबार में राजपूतों की संख्या अधिक होने को सेकुलरिज्म ठहराते से दिखते हैं, जबकि यह सामान्य तथ्य है कि ऐसा होना हितों की पारस्परिकता थी, प्रतिस्पर्धा नहीं, जिसमें एक तरफ औरंगजेब के लिए शासन, सुरक्षा और जन प्रबंधन के लिए स्थानीय राजाओं और जमींदारों की उपेक्षा असंभव रही होगी, वहीं दूसरी ओर ताकतवर मुगलिया सल्तनत के साथ रहने में ही हिंदू राजाओं की सुरक्षा, साख और संपन्नता के हित जुड़े थे। दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, सातवाहन हो या विजयनगर साम्राज्य, उनके शासन, प्रशासन, सामुद्रिक विस्तार, सांस्कृतिक और कारोबारी संपर्कों की उत्तर भारतीय मुगल शासकों के विवरणों और विशेषणों से तुलना करके देखिए, इतिहास का सांप्रदायिक विभेद साफ दिखाई देता है। छोड़िए इसे, सब जानते हैं कि सावरकर ने माफीनामा लिखा, लेकिन इतिहास के किस पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि एक राजनीतिक कैदी के रूप में जेल से अपनी रिहाई के लिए नेहरू ने भी माफीनामा लिखा था? इन दोनों महानुभावों की सजा के कारण और जेल के दशाओं की तुलना को भी छोड़ दीजिए, बस इतना तो तय कर दीजिए कि नेहरू ने माफीनामा लिखा क्यों था। हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास के पाठ्यक्रम, उनको सत्यापित और प्रमाणीकृत करने वाली संस्थाओं पर नियंत्रण किया है, जो इतिहास से हमारी पहचान को अपमानित करने, असंबद्ध करने या कहें कि एक ऐसा भविष्य निर्मित करने जिसका कोई इतिहास ना हो के प्रयोग किए गए हैं। यही भारत के विचार, स्थायित्व, सह अस्तित्व और भविष्य का बुनियादी खतरा बन गया है। यह दोष इतिहास का नहीं है, इतिहास के साथ भेदभाव का है, लेकिन मैं समझता हूं कि इतिहास के साथ किए गए इस कुत्सित प्रयोग की अपनी जीवन अवधि होती है, और यही कारण है कि ऐसे प्रयोग और उसके प्रयोगकर्ताओं की साख आज सवालों के घेरे में है, जो नए तथ्यों और नए प्रमाणों पर समुचित उत्तर नहीं बल्कि आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या मामले में भी हमारे इन तथाकथित इतिहासकारों ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपेक्षा की थी कि एएसआई के पुरातात्विक और वैज्ञानिक प्रमाणों की जगह उनके अपने विचारों और अनुमानों को ही ऐतिहासिक प्रमाण समझा जाए, लेकिन फजीहत लेकर लौटे। अयोध्या प्रकरण में गवाही दे चुके इतिहासकारों के कुनबे से पूछिए कि ज्ञानवापी परिसर के दीवारों पर उत्कीर्ण नक्काशी, मूर्तियां और श्लोकों आदि का आपने सत्यापन किया है क्या? क्या लगता है आपको बुत शिकन और गाजी की उपाधि के लिए मुगल सुल्तानों के हाथों लिखे रक्त रंजित कारनामों को
और दूसरे उनके ही दरबारी लेखकों के लिखे दस्तावेजों को सच मानने में हमारे तथाकथित इतिहासकारों के लिए वैज्ञानिकता की कैसी सीमाएं हैं। हिंदू महिलाओं और शिक्षा पर समाज सुधारक पंडिता रमाबाई के विचार के साथ क्या हमारी पाठ्य पुस्तक यह बताती है कि गरीबी से जूझ रही रमाबाई का इंग्लैंड में धर्मांतरण किए जाने के बाद मिले दान पर बने स्कूलों से बड़ी संख्या में हिंदू युवतियों का धर्मांतरण किया गया था। लोकमान्य तिलक की रमाबाई के स्कूलों को लेकर क्या प्रतिक्रिया थी और रमाबाई समर्थकों द्वारा अमेरिका में चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को लेकर विवेकानंद ने क्या लिखा था, क्या इसे इतिहास की पुस्तकों में जगह मिली है? और आप चाहते हैं कि आपके इतिहास को वैज्ञानिक इतिहास मान लिया जाए। वामपंथी इतिहासकार जब वैज्ञानिक इतिहास की बात करते हैं तो उनके दो निजी हित हैं। पहला कि वे इतिहास को विज्ञान बताकर खुद को वैज्ञानिक दिखाना चाहते हैं और यह जतलाना चाहते हैं कि उनके इतिहास कर्म में व्यक्तिगत विचार और विचारधाराओं का दखल या संक्रमण होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा कि जब वे वैज्ञानिक इतिहास लिख चुके हैं तो उसमें विज्ञान के नियम के समान बदलाव होने की संभावना नहीं है, ना उसमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उनका निर्धारित इतिहास अपने नियत लक्ष्य से चूक न जाए। वामपंथी इतिहासकारों का लिखा पूरा इतिहास बेकार है, यह संपूर्ण सच नहीं है। साथ ही उनके लिखे इतिहास में व्यक्तित्व, विषय वस्तु और सामाजिक विचार के चयन में कोई समस्या नहीं है, ऐसा कहना भी मुश्किल है। लेकिन आप रोमिला थापर के इन विचारों को सुनिए, उनकी बातों में तर्क है, उनसे असहमत होना मुश्किल है और उनकी विशेषज्ञता के अपने मायने हैं। यही इतिहास का विवाद है। Faith is entirely legitimate, as is history. But they are also entirely different and should not be either confused or compounded, nor should it ever be claimed that history can be used to justify faith or the other way around. So let's be clear that that is distinct. This raises the question of chronology, which is an extremely complicated question. It's the kind of thing one hates to go into because there is evidence and mixtures and all kinds of confusion. इतिहास निश्चित तौर पर एक इनडिसिप्लिन्ड डिसिप्लिन है जिसमें बीते समय के तथ्य होते हैं जो अपने सामाजिक अनुभव और वर्तमान के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य विचारधाराओं की सुविधा के हिसाब से बदलती हैं। सच्चाई यही है कि इतिहास और इतिहास लेखन कभी स्थिर नहीं हो सकता। एपीजे टेलर कहते हैं कि इतिहासकारों को इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि इतिहास महज एक कहानी हो जो किसी सामान्य बच्चे के इस प्रश्न का समाधान करे कि फिर क्या हुआ। लेकिन भारत के एजेंडावादी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास का उपयोग इस रूप में किया है कि 1947 के बाद बना भारत किस तरह अपने इतिहास और उसकी पहचान से अलग होकर अपना भविष्य बना सकता है। असल में उनकी प्रेरणा यह थी कि आमतौर पर हिंदू बतौर समुदाय एक पहचान थे ही नहीं। हम जातीय और प्रजातीय विविधताओं में बटे थे। उपराष्ट्रीय पहचानें आपस में जंग करती रहती थी, लेकिन वे भूलना चाहते हैं कि इसी भूगोल में एक भारतवर्ष था जिसकी सांस्कृतिक समरूपता उसकी विविधताओं को पिरोती थी। वह भारतवर्ष आज भी मौजूद है, आगे भी रहेगा। आर्य अनार्य विवाद को लेकर इरफान हबीब एक जगह कहते हैं कि जर्मन लोगों ने आर्य का विचार पैदा किया और आरएसएस को लगा कि आर्य होना ही श्रेष्ठता है, लेकिन हम खुद को आर्य बताने की जगह द्रविड़ियन होकर अधिक गर्व महसूस क्यों नहीं कर सकते। आप सही हैं और संभवतः जानते भी हैं कि हम दुनिया के सबसे पुराने और सफल कल्चरल मेल्टिंग पॉट के प्रोडक्ट हैं। लिहाजा हमारी प्रजातीय पहचान की खोज और उसका बंटवारा निरर्थक है। लेकिन आपके ही तर्कों पर एक सवाल है हबीब साहब कि फिर भारत के उन कथित अल्पसंख्यकों को 1947 में पाकिस्तान के रूप में एक अलहदा मुल्क की जरूरत क्यों हो गई? वे भी तो द्रविड़ियन या फिर भारतीय होकर अपनी पहचान पर गर्व कर सकते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत बासेर इतिहास में कहा है कि भारत का लिखित इतिहास स्वदेश के विचार को गौण करता है।
वे देश सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने इतिहास में मातृभूमि की विरासत को संजोते हैं, बच्चों को इस इतिहास के जरिए अपने देश के साथ जोड़ते हैं। लेकिन भारत में इसके उलट हो रहा है। देश में स्वदेश के विचार को छिपाया या अप्रकट रखा जाता है और शिक्षित भारतीय ही भारत के विचार को प्रश्नगत करते हैं कि राष्ट्र कहाँ है, भला कब हम एक राष्ट्र थे। आप इतने सूक्ष्म लेकिन विशाल प्रश्न का उत्तर तर्क पर नहीं पा सकते। और मेरा भी मानना है कि यह तर्क नहीं, अनुभूति और मूल्यों का विषय है। एथनिसिटी और मल्टीकल्चरलिज्म के विशेषज्ञ एवने लेदिग ने राजस्थान की तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव पर लिखा था कि इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द करंट गवर्नमेंट्स प्रो हिंदुत्व एजेंडा दैट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली विजिबल इन द इंटरनेशनल स्पॉटलाइट। आखिरकार भारत और उसके इतिहास को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता क्यों है? मिस्टर लेदिग, क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि किसी ब्रिटिश का लिखा फ्रांसीसी इतिहास या किसी फ्रांसीसी के लिखे स्पेनिश या पुर्तगाली इतिहास को लक्षित देशों के पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया हो? छोड़िए, उन लक्षित देशों में वह बेस्ट सेलर बुक रही हों। हंसी आती है कि पश्चिमी देश और आयातित मार्क्सवादी विचार वाले कामरेड इतिहासकार तय कर रहे हैं कि भारत कैसा है। विचारक पवन वर्मा कहते हैं कि आजाद भारत में भी हमारे इतिहास की किताबों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, महाभारत का शांति पर्व हो या फिर कृष्णदेव राय जैसे महान शासकों की उपलब्धियां हो, वे गौण रही हैं। इतिहास लेखन और पाठ्य पुस्तकों में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि वे सांप्रदायिक ना दिखें, हिंदू शासक मुगलिया सल्तनत के विरुद्ध जंग करते ना दिखें। क्या हमारे छात्र जैमिनी, कपिल, गौतम, कणाद, पतंजलि और आदि शंकराचार्य के दार्शनिक विचारों से मामूली स्तर पर ही सही परिचित हैं? दुर्भाग्य यही है कि कथित तौर पर 1947 में बने भारत की यात्रा के लिए हजारों सालों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विरासत को अनुपयोगी और शून्य मानकर एक नई संस्कृति के सृजन की फूहड़ रोमानियत को आकार देने की कोशिशें हुई हैं। इतिहास लेखन को इसका साधन बनाया गया है, जिसकी प्राथमिकता रही है कि एक ऐसी पीढ़ी और भविष्य निर्मित किया जाए जिसका इतिहास से कोई संबंध ना हो। हम कौन हैं? आज यह भाव अनेक मंचों और प्रकरणों से, अनुभवों और प्रश्नों से, विडंबनाओं और विरोधाभासों से, एकाडमिक तानाशाही और सांस्कृतिक मूल्यों के इतिहास की उपेक्षा से इन इतिहासकारों से सवाल पूछ रहा है। और संतोषजनक बात यह है कि यह बहस अब पूरी तरह लोकतांत्रिक और संतुलित है। स्थापित इतिहासकार इस बदल चुके परिदृश्य और विषय वस्तु से भौचक है। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण कोरिया जैसा तकनीक समृद्ध देश अपने इतिहास के पाठ्यक्रम में अपने ही वामपंथी इतिहासकारों के वैचारिक संक्रमण को लेकर अब सचेत हो गया है? इतिहास को लेकर ऐसी ही सचेतना दुनिया के लगभग सभी देशों में है। और सच यही है कि भारत के इतिहास लेखन ने भारत के सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन को और गहरा किया है। लिहाजा भारत के इतिहास का पुनर्लेखन जरूरी है। हमारा इतिहास मात्र इतिहास होना चाहिए और जिसका सत्यापन उसकी भारतीयता में निहित होनी चाहिए, ना कि विदेशी मूल्यांकनकर्ताओं के हाथों। वह भारतीयता जिसे 1645 में शिवाजी महाराज ने दादाजी देशपांडे को लिखे गए पत्र में पहली बार हिंदवी स्वराज के रूप में अभिव्यक्त किया था। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय शासन नहीं कर सकते, वे असभ्य लोगों पर उपकार कर रहे हैं। कामरेड इतिहासकारों को क्या लगता है वे अपना जाने, लेकिन उनके इतिहास के दरवाजे पर तमाम नए तथ्य, सत्य, प्रश्न और प्रमाण आधम के हैं। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और उनका अपना इतिहास बचाने दीजिए। हम अपना इतिहास बचाएंगे। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।